आप सभी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज है दिनांक 31 मई 2020 और 31 मई 2020 दोस्तों, आज लॉकडाउन 5 या कह सकते हैं अनलॉक फर्स्ट जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब इसकी जो है गाइडलाइंस भी आज जारी कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो उसी पे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया है कि जो गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई गई केंद्र सरकार द्वारा, तो हमारे जो उत्तर प्रदेश सूबे को जो गाइडलाइंस उसी के आधार पे जो है बनाई गई हैं और उस क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं और क्या खोलेगा क्या नहीं, वो सब आपके लिए हम लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए सीधे हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल चैनल, और अगर आपसे एक अनुरोध है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम वीडियो आज। हाँ तो दोस्तों, सबसे प्रमुख बात, कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में किस प्रकार से छूट प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, अलग अलग चरणों में ये छूट देने जाने वाली है। ठीक है ना दोस्तों। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर जो जोन है कौन कौन से हैं आपको पता ही है, जो रेड ग्रीन ऑरेंज जोन है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, इस हेतु स्थानीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब है क्या, वो किस प्रकार है, 8 जून 2020 से कुछ गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। क्या क्या की जा सकती हैं, आइए देखिए। नंबर 1, धर्मस्थल, पूजा स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल हैं जैसे मंदिर है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं इत्यादि को खोला जा सकता है 8 जून 2020 से। इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं। अब होटल और रेस्टोरेंट को भी जो है, क्योंकि टूरिस्ट आने शुरू होंगे दूसरे राज्यों से, तो उनके लिए होटल रेस्टोरेंट खोलना आवश्यक हो गया है। और इससे राजस्व की भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है राज्य सरकारों के लिए, तो इसलिए यूपी स्टेट ने घोषित किया है। और शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे, लेकिन उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और इसका सबका पालन करना बहुत अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरे चरण में क्या होगा। दोस्तों, वैसे ये तो है कि हर चरण में अलग से गाइडलाइंस राज्य सरकार जारी करती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यूपी ने सेकंड चरण के लिए क्या किया है, समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, ये सारे जो है जुलाई 2020 से भारत सरकार के जो संभावित दिशा निर्देश हैं उसी के अनुरूप खोले जा सकते हैं। मतलब प्रस्ताव यही आया है। तो पहले चरण में क्या क्या खोलेंगे, सारे मंदिर, मस्जिद वगैरह, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स और होटल मोटल, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह। सेकंड चरण में जो स्कूल से संबंधित गतिविधियों के जो भी संस्थान हैं उनको खोला जाएगा, लेकिन उसके लिए भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका वेट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब बस, और सेकंड के बाद थर्ड चरण है। थर्ड चरण में क्या है कि कुछ गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित हैं, लेकिन संभावित है कि तीसरे चरण में वो खोली जा सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं, इनको हालांकि अब बात कौन सी होंगी, जिनको गृह मंत्रालय अनुमति दे देगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं हो सकती हैं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि अन्य राष्ट्रों में जो भारत के जो लोग फंसे हुए हैं उनको बुलाया जा सकता है। ठीक है ना, तो वो एक अपवाद है। तो यूपी में भी आ सकते हैं वो लोग, तो यूपी में प्रवेश कराना पड़ेगा, तो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी माननी पड़ेगी उसमें, है ना दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट, मेट्रो रेल सेवाएं, ये अभी नहीं चालू हैं। जो थर्ड चरण की बात हो रही है उसमें ये चालू होने की संभावना जो है मुश्किल ही है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जो आदेश करेगा वो मानना पड़ेगा। तो और अगले आदेश तक और क्या बंद रहेगा, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बाहर सभागार, असेंबली हॉल और ऐसे स्थान। तो दोस्तों, मूवीज़ वगैरह को अभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप, और जिम वगैरह, स्विमिंग पूल जैसी चीज़ें और वाटर पार्क वगैरह और हॉल मॉल जिस तरह अभी आप नहीं जा पाएंगे थिएटर वगैरह में। ठीक है दोस्तों। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो 3 चरण में आपने देखा, इस लॉकडाउन या अनलॉक 1 को करा जाएगा। अब और देखते हैं कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति निर्देशक। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए राष्ट्रीय जो नीति निर्देशक है उनका पालन करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रात्रि निषेधाज्ञा। अब इसकी टाइमिंग क्या रहेगी खुलने की, और क्या हो सकता है अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे। तो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक
कोई भी किसी प्रकार का वाहन, कोई व्यक्ति आवश्यक गतिविधियों को छोड़ के नहीं। अब आवश्यक गतिविधि समझ रहे हैं आप, जैसे कोई दूध दही दूध और क्या कहते ब्रेड वगैरह इनकी डिलीवरी कर रही है तो आवश्यक गतिविधि है, या कोई एम्बुलेंस चल रही है, पुलिस चल रही है, तो उनकी गाड़ी और व्यक्तियों को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर जो अन्य लोग हैं, जन सामान्य हैं, अगर वो रात 9 से 5 बजे तक क्या कहते हैं कोई व्यक्ति दिखा, तो 144 CRPC यानी क्रिमिनल पीनल कोड जो है उसके तहत प्रोहिबिशन है, निषेधाज्ञा है और कड़ाई से इसका अनुपालन कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 से 5 बिल्कुल ना निकले, रात के 9 से सुबह 5 तक। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट है चौथा पॉइंट हमारा, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के दौरान कौन सी गतिविधियां होंगी। तो कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। कंटेनमेंट का जोन पहली बात तो निर्धारण करने के लिए अब राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी NHFW या MOHFW जो गाइडलाइन जारी करेगी उसके हिसाब से कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जाएगा। उसका सब पार्ट है कि कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की अनुमति होगी। ठीक है दोस्तों, कंटेनमेंट जोन बहुत ही क्या कहते हैं खतरे का सिग्नल माना जा रहा है इस दौरान, क्योंकि वहाँ कोरोना मरीज सर्वाधिक संख्या में मिल सकते हैं। अच्छा, कंटेनमेंट जोन में कड़ा परिधि नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होगी। इसके अलावा ना तो कोई व्यक्ति दोस्तों अंदर जा सकता है ना बाहर, बैरियर लगे होंगे, आप आसपास में बल्लियां भी देखी होंगी आपने लगी हुई अगर कंटेनमेंट जोन की कोई स्थिति है। और भविष्य में भी केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का इनमें ध्यान रखना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कंटेनमेंट जोन में सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथा आवश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। आपके अगर आप कंटेनमेंट जोन में हैं ना हो, हम उम्मीद करते हैं, तो घर के चेकिंग अनिवार्य हो गई है, सब जगह वहाँ पे चेकिंग होगी। कंटेनमेंट जोन का आकार स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो इस चीज़ को देख रही हैं वो इसको मानेगी कितना उनका एरिया जो है कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है। कंटेनमेंट जोन के जो भी बाहर क्षेत्र हैं वहाँ कोई यदि नया केस होने की संभावना होगी तो बफर जोन के रूप में उन्हें चिन्हित किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ होंगी उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा, जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा या स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कंटेनमेंट जोन जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, आइए देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शहरी क्षेत्र में अगर एक भी केस है तो वहाँ 250 मीटर का एरिया, तो 250 मीटर का एरिया या पूरा मोहल्ला जो भी हो, जो भी कम होगा उसको कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे कोई एक जगह निकलता है तो उसका 250 मीटर का एरिया जो है या फिर पूरा मोहल्ला किया जा सकता है। अच्छा, एक से ज़्यादा केस होने पर क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा और उसके उपरांत 250 मीटर में बफर जोन भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के संबंध में कंटेनमेंट जोन घोषित करने हेतु निम्न अनुसार नीति अपनाई जाएगी। दोस्तों कैसी नीति होगी, बहुमंजिला इमारतों के लिए, सोसाइटियों के लिए, क्योंकि वहाँ भी कंटेनमेंट जोनों की संभावना, तो बहुत सी बिल्डिंग बहुत लोग रहते हैं तो सोसाइटियों में, तो उनके लिए कैसे नीति होगी देखिए। तो इस जगह पे क्या होगा, एक ही फ्लोर पे या एक ही अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टावर या बहुमंजिला भवन को कंटेनमेंट जोन से किया जाएगा। ठीक है ना, कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। यदि एक से अधिक टावरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसाइटी में संबंधित टावरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थान, पार्क, जिम, तरलताल, XYZ जो भी उसमें होता है सोसाइटी में, वो सब कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जाएगा और सब बंद किया जाएगा, जिससे संक्रमण का प्रसार रुक जाए और अन्य लोगों में ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, क्या है, अगर एक केस पाया गया है किसी फ्लोर पे तो उस फ्लोर को बंद किया जाएगा। एक से अधिक टावरों में अगर पाया जाता है, यानी कि अगर आपकी मान लीजिए 10 मंजिला बिल्डिंग है, अरे एक बी मंजिल में अगर पाया गया तो एक मंजिल बंद होगी। अगर एक से अधिक में कोई मरीज पाए जाते हैं अलग अलग टावरों में तो पूरी बिल्डिंग सील कर दी जाएगी और साथ में वहाँ जो भी गतिविधि होती है वो सारी बंद करा दी जाएंगी, केवल आवश्यक सर्विस चालू रहेगी वहाँ पे। अच्छा, वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय भवनों के परिसर में कंटेनमेंट जोन के संबंध में क्या गाइडलाइंस दी हैं वो भी देख लीजिए आप।
ऐसे स्थानों पर जहां सक्रिय केस मरीज काम करता रहा हो तो वहां स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन माफ कीजिएगा सैनिटाइजेशन निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों इस वायरस के प्रोटोकॉल के तहत ये भी है कि जो सैनिटाइजेशन की क्रिया में जो भी व्यय है वो वहाँ अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा, जहाँ पे लोग रहने वाले हैं उनके द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ऐसे भवनों में परिसरों को पूर्णतः सैनिटाइज करने के बाद ही प्रयोग किया जा सकता है। तो वाणिज्यिक, औद्योगिक या कार्यालय भवन के लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, यदि सक्रिय केस बहुमंजिला टावर भवन में पाया जाता है तो क्या करेंगे। एकल तल पर सक्रिय केस, मैंने अभी आपको बताया ही था, रिपीट कि एक अगर तल पे पाया गया तो उस तल को सील किया जाएगा, और एक से अधिक तलों पर पाया तो पूरी बिल्डिंग सील हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या बताया था मैंने आपको, हाँ, जो सारे क्या कहते हैं उसमें तरणताल XYZ जो भी थिएटर जिम उसके अंदर है वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। ठीक दोस्तों। अच्छा, ग्रामीण, अगर तो शहरी क्षेत्र का कम कंटेनमेंट जोन था, अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए कंटेनमेंट जोन में क्या है, अगर सिंगल केस है तो राजस्व ग्राम के संबंधित मजरे की आबादी सील होगी, वहाँ पे एरिया वो सील हो जाएगा, वो मजरा। यदि गांव में एक से अधिक केस हैं तो उस राजस्व ग्राम के मजरे की आबादी कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाएगी, और इस गांव के आसपास के जो इलाके हैं या आसपास के जो गांव हैं वो बफर जोन में जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो एक से अधिक यानी क्लस्टर की स्थिति में बफर जोन में आ जाएंगे आसपास के गांव भी। अच्छा, राज्य सरकार द्वारा निम्न वर्णित गतिविधियों का कतिपय शर्तों के प्रतिबंधों के अधीन अनुमति दी जा सकती है। जैसे दोस्तों गौतम बुद्ध नगर या नोएडा आप बोलते हैं जिससे, और गाजियाबाद के NCR क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया और कंटेनमेंट जोन के व्यक्तियों पर प्रतिबंध रखा जाएगा। अगर गौतम बुद्ध नगर NCR एरिया से अगर कोई आ रहा है गाजियाबाद से, तो अगर हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के अंदर से वो आया है तो उस पर प्रतिबंध रहेगा। लोक स्वास्थ्य हित को सुनिश्चित करने हेतु जनपद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से विचार विमर्श कर भारत सरकार की गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके लिए अलग से आदेश दिया जाएगा और उस विशेष क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। आगे देखते हैं, जो अब सरकारी ऑफिस है वो 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। अभी तक 50% थी कुछ जोनों में, पर अब जो है 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। अगर क्या है कि हमें ये भी देखना है लेकिन गवर्नमेंट को कि कार्यालय में संक्रमण ना हो पाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए अब 3 पाली बांट दी गई हैं। एक पाली 9 से 5, दूसरी 10 से 6 और तीसरी सुबह 11 से शाम 7 तक। और वही है, सोशल डिस्टेंसिंग तो अब रखनी है। अब आप भूल जाइए कुछ समय तक कि हम लोगों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और फेस कवर के जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। उनको तो रखना ही पड़ेगा, थोड़ी आदत बना के रखिए। तो 3 पाली होगी सरकारी ऑफिसों वालों के लिए, 9 से 5, 10 से 6 और 11 से 7, यानी सुबह से शाम अलग अलग पीरियड में लोग उपस्थित होंगे। अच्छा, सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं हो सकती, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को जो थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन जिस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सब का पालन करना पड़ेगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बस के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर आप समझ गए ना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन। उद्योगों में रात्रि शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शर्तों के साथ होगी। अगर रात में भी काम हो रहा है तो सारी गतिविधियां क्या कहते हैं सावधानी के साथ होंगी जो उपरोक्त आपको बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो सुरक्षित परिवहन का साधन भी उस फैक्ट्री या कंपनी द्वारा या औद्योगिक इकाई द्वारा ही उपलब्ध कराना पड़ेगा जो स्टाफ के लिए होगा। ठीक दोस्तों। प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो भी नियम है, फेस कवर और XYZ आप परिचित ही हो गए हैं अब तो, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वो सब करनी पड़ेगी, उसके बिना बिक्री नहीं हो सकेगी, क्योंकि खुद को भी बचाना है और अन्य लोगों को भी बचाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाजारों खुलने की टाइम सुबह 9 से रात 9 बजे तक हो गई है।
और बाजार यूं खोले जाएंगे कि सोशल डिस्टेंस और अन्य नियमों का पालन हो। जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करे और व्यवस्था बनाएं और विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे। यानी अब स्थानीय प्रशासन को बहुत तगड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस संबंध में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मॉल वाले सुपर मार्केट जैसी चीज़ें खोल सकते हैं, लेकिन आप भूलना मत सैनिटाइजेशन सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह करनी है। सब्जी मंडी के लिए क्या है कि मुख्य जो मंडी है सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी। अच्छा, रिटेलर्स का जो वितरण होगा 6 से 9 के बीच होगा सुबह। और फल सब्जी मंडी बड़े और खुले स्थानों पर सुबह 8 से शाम 8 तक सामान्य लोगों के लिए खोली जा सकती है। यानी मुख्य मंडी सुबह 4 से 7, रिटेलर्स के लिए 6 से 9, और जो मुख्य बड़े बड़े स्थान हैं और खुले स्थान है वहाँ सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आम लोगों के लिए खोली जा सकती है। अच्छा, शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मंडी का आयोजन नहीं होगा। जैसे हफ्ते में बाजार लगते थे, आपने देखा ही होगा। साप्ताहिक मंडी अगर कहीं होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हो सकती है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में नहीं, केवल ग्रामीण में। अच्छा, मिठाई की दुकानें यूँ खुलेंगी कि कोई बैठकर नहीं खाएगा दुकानों पे। बिक्री के समय क्या कहते हैं सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था होगी प्रवेश द्वार पे, और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मानने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बार मिठाई की दुकानों पे जाइए तो खाने को मिलेगा, लेकिन दुकानों पे नहीं, घर पे आके। अच्छा, जो बारात घर भी खोले जा सकते हैं, लेकिन 30 लोगों से ज़्यादा नहीं। और इससे पहले अगर शादी कर भी रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी पड़ेगी, और कोई भी शस्त्र नहीं ले जा सकते हैं। वैसे भी नहीं ले जा सकते, लेकिन आप बारात घर में न्यू नहीं ले जा पाएंगे अब। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर पटरी व्यवसायी, तो इन लोगों को भी क्या कहते हैं व्यवसाय की अनुमति है, जो कि बेरोजगारी की थोड़ा सा कम हो रहा था, लेकिन क्या है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनको भी पालन करना पड़ेगा। सैलून ब्यूटी पार्लर जो पहले भी खुले थे पर अब अधिक जो है खोल सकते हैं मात्रा में, और क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाल काटने वगैरह का कार्य तो स्टाफ जो भी करता है उनको जैसे पीपी किट टाइप चीज़ें पहननी पड़ेंगी, खासतौर पे फेस शील्ड और ग्लव्स और फेस मास्क, फेस कवर, ये सोशल डिस्टेंसिंग वाले सारे नियम उनको अपनाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नर्सिंग होम और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं तो इमरजेंसी सेवाएं और आवश्यक ऑपरेशन करने की जो भी सुविधाएं हैं, माफ़ कीजिएगा, जो भी क्या कहते हैं आवश्यक गतिविधियां हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी उनको करने के लिए, और सारे उपकरण और प्रशिक्षण के बाद ही जो है खोलने की अनुमति मिलेगी। ठीक दोस्तों। यदि क्या है कि राजस्व ग्राम या मजरा कोई भी कंटेनमेंट जोन होगा तो उस गांव में या मजरे में खेती की जमीन पर रुपाई और बुआई, न्यूनतम आवश्यकता और कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी। ठीक है दोस्तों। तो रुपाई या बुआई की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टैक्सी, कैब, 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, XYZ जो चीज़ें होती हैं लोगों को ढोके ले जाती हैं, मतलब सवारी कराती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें क्या होगा सीट की क्षमता के हिसाब से बैठाए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराना पड़ेगा उन लोगों को। निजी कारों को भी क्या कहते हैं उपयोग की छूट है। अच्छा, दोपहिया वाहनों में निर्धारित जो भी सीट होती है उस हिसाब से लोग बैठेंगे, और हेलमेट, फेस मास्क, कवर आवश्यक होगा सबके लिए। रोडवेज बसेस जो हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन होगा, कोई खड़ा नहीं होगा उनमें। जो भी सारे उसमें यात्री बैठे सबको मास्क लगाने पड़ेंगे, और जो स्टाफ है उनको भी मास्क, ग्लव्स का प्रयोग करना होगा। ठीक दोस्तों। अच्छा, इनका सैनिटाइजेशन वो तो कंपलसरी है ही है, और थर्मल स्कैनिंग भी सारी यात्रियों की होगी जो आएंगे जाएंगे उसमें। अच्छा, बस स्टैंड और क्या कहते हैं इसके निकट के आसपास जो 108 एम्बुलेंस सेवा भी सुनिश्चित करी जाए, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। ठीक दोस्तों। अच्छा, स्टेज कैरेज एवं कॉन्टैक्ट कैरेज परमिट, निर्धारित सीट तक धारक बसों को संचालन की अनुमति आवश्यक प्रतिबंधों, सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के अनुपालन करने के साथ ही होगी। सिटी बस सेवा का संचालन भी उपरोक्त शर्तों के अनुसार होगा। आगे देखते हैं। सारे वाहन जो है इन निर्देशों का पालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वरना उन पर मोटर व्हीकल एक्ट और एपिडेमिक एक्ट की कार्रवाई हो सकती है, विधिक कार्रवाई। अच्छा दोस्तों, आरोग्य सेतु और आयुष कवच, ये जो है कोविड के जो भी ऐप हैं इनको सारे यात्रियों को इंस्टॉल करना पड़ेगा।
अब पार्कों का क्या है कि सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 खोले जा सकते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन। ठीक। अच्छा, खेल परिसर, स्टेडियम और जो भी क्या कहते हैं XYZ खेलने कूदने की जगह होती हैं, इनमें दर्शक की अनुमति नहीं होगी। ठीक है ना, केवल खिलाड़ी जाएंगे, दर्शक नहीं। व्यक्ति और माल वस्तुओं के आदि के निर्बाध आवागमन, अब जो माल ढोके ले जाते हैं भैया, उन लोगों के लिए भी सुविधा करनी पड़ेगी। तो क्या है, तो इंटरस्टेट और स्टेट के अंदर जो व्यक्ति माल का सप्लाई करते हैं ना, तो उनको क्या थोड़ी छूट दे दी गई है, ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। ये पहले पास बनवा रहे थे, अब पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पास के घूम सकते हैं, लेकिन आवश्यक सर्विस में। ठीक है ना, ज़्यादातर जो माल ले जा रहे हैं। अच्छा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है उनके लिए आने जाने और घरेलू विमान यात्रा, विदेशों में फंसे लोगों को लाने के लिए जो विदेशी राष्ट्रों का विदेश गमन है वो अलाउ कर दिया है, जो दूसरे राष्ट्रों में लोग रह गए, फंस गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जो सारे माल वाहन हैं, खाली ट्रक नहीं, केवल वाहन वो इंटरस्टेट हों चाहे अलग अलग पास पड़ोस के देश में हों, उनके साथ जो भी संधि हुई है उस हिसाब से हमारे देश में आएंगे या हम उनके देश में जाएंगे। ठीक। लोक स्वास्थ्य के हित में क्या किया गया है, पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी और जिला प्रशासन को नियुक्त कर दिया गया है कि भैया ठीक से सब चीज़ का प्रचार करो कि कैसे जनहित हो सकता है। ठीक दोस्तों। अच्छा, संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा कैसी होगी। 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति होंगे, जिनको एक से ज़्यादा बीमारी है, गर्भवती स्त्री या 10 वर्ष की आयु की नीचे बच्चे हैं और घरों के अंदर ही रहेंगे वो लोग, उनको बाहर नहीं अलाउ। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति तो ही वो बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, आरोग्य सेतु और आयुष कवच कोविड ऐप के बारे में उनका सुन लीजिए, प्रयोग क्यों करना है, कैसे करना है। खतरा पहचानना है इन बीमारियों का और संक्रमण के विरुद्ध व्यक्ति और समुदाय की सुरक्षा के लिए है। कार्यालय स्तर पर भी इसका डाउनलोड कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को जो कार्यालयों में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जिला प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए फिर प्रोत्साहित करेगा और इसके अपडेट के लिए भी बोलता रहेगा। ठीक दोस्तों। अच्छा, इनका कड़ाई से पालन नहीं करने पर क्या हो सकता है, सोचिए। आप सोच रहे हो कि इतना क्या कहते हैं दे तो दिया है, पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों। डिजास्टर मैनेजमेंट जो धारा है उसकी 51 से 60 धारा जो है उस और भारतीय दंड विधान या CRP इंडियन पिनल कोड, माफ कीजिएगा, IPC की धारा 188 में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है।